सीमा बहुत खुश होती है और अपने पति अर्जुन से कहती है, मैं आज बहुत खुश हूँ। मैं शादी के बाद पहली बार अपने मायके जा रही हूँ। मैं अपने मम्मी पापा से मिलूंगी, वो भी मुझसे मिलकर ना बहुत खुश हो जाएंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम्हारी खुशी तो तुम्हारे चेहरे से ही दिख रही है, बहुत खुश हो तुम। मैं सोच रही हूँ मैं पापा के लिए कुछ गिफ्ट ले लूँ। आप चलोगे मेरे साथ मम्मी पापा के लिए गिफ्ट लेने? हाँ क्यों नहीं, मेरे मम्मी पापा भी तो है वो, अब मैं चलूंगा तुम्हारे साथ। नहीं, रहने दो, उनके पास तो सब कुछ है। मैं सोच रही हूँ उनके लिए ना से ही अपने लिए ही ले लूँ कुछ सामान। अरे तुम ऐसा क्यों बोल रही हो, तुम उन्हें गिफ्ट दोगी तो अच्छा लगेगा ना। सीमा अपने मायके आती है और अपने मम्मी पापा को गले लगाती है। उसकी मम्मी विमला कहती है, आजा बेटा बैठ, मैं तेरे लिए खाना बनाती हूँ। सारा खाना तेरी पसंद का बनाऊंगी। अरे नहीं मम्मी, आप बैठो, मैं जाकर बनाकर ले आऊंगी, फिर हम दोनों मिलकर खाना खाएंगे, बहुत मजा आएगा। नहीं नहीं बेटा, तू बैठ, आज तो खाना मैं ही बनाऊंगी। मम्मा मैं भी आती हूँ ना, आप सब काम अकेले कैसे करोगे? मैं साथ में रहूंगी तो आपकी भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी और माँ बेटी मिलके थोड़ी बातचीत भी कर लेंगे। अरे तू आराम करना बेटा, थक गई होगी, खाना मैं देख लूंगी। और रही बात माँ बेटी की बात करने की, तो जब तू खाना खाएगी तो मैं तुझसे बात भी कर लूंगी, ठीक है? ठीक है मम्मी, आप खाना वाना बना लो, तब तक मैं कमरे की सफाई कर लेती हूँ और पेड़ों में पानी भी डाल देती हूँ। तब तक आपका खाना भी बन जाएगा, फिर हम सब साथ में मिलकर खाना खाएंगे, ठीक है? बिल्कुल पहले की तरह। अरे तू बैठ ना, आराम कर, मैंने सब काम पहले ही कर लिया था, तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। तू बस कुछ देर की मेहमान ही तो बनकर आई है, आराम कर बेटा। मम्मी आप मुझे कुछ काम करने क्यों नहीं दे रही हो? मैंने कुछ गलती कर दी है क्या, बताओ? पहले तो आपने कभी भी मुझे किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं किया, सब काम मैं खुद ही करती थी, तो आज आप मना क्यों कर रही हो? अरे पागल लड़की, तू समझ क्यों नहीं रही? पहले तू कंवारी थी, तेरी शादी नहीं हुई थी, अब तेरी शादी हो गई है, समझी? मम्मी आप ऐसा क्यों बोल रही हो? मुझे ये सब ना अच्छा नहीं लग रहा। क्या मैं अब आपकी बेटी नहीं रही? सीमा को अपने माँ बाप की ये सारी बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। थोड़ी देर बाद सीमा अपने लिए चाय बनाने जा रही होती है, तभी सीमा के पिता कहते हैं, अरे बेटा कहाँ जा रही हो? पापा मैं चाय बना रही हूँ, मुझे चाय पीने का मन कर रहा है। मैं अपने तरीके से अपनी फेवरेट चाय बनाने जा रही हूँ, आपको पीनी है? आपके लिए भी बना दूँ? अरे बेटा बैठ, तू चाय मत बना, चाय मैं बनाता हूँ, वो भी अपने तरीके से, और तुझे पिलाता हूँ। पर पापा मुझे खुद के हाथ की बनी चाय पीनी थी, मैं बनाती हूँ ना आपके लिए भी, आप क्यों तकलीफ करोगे? नहीं बेटा, तू अपने ससुराल में भी तो काम करती है ना, यहाँ हम कर लेते हैं, तू आराम कर बस, ठीक है? नहीं पापा मुझे चाय बनाने दो, और ये मेरा ही घर है ना, और मैं आपके लिए भी चाय बनाती हूँ ना। आपको भी तो अदरक वाली चाय पसंद है, मैं बनाती हूँ ना, और चाय के साथ आपके लिए गर्मा गर्म पकोड़े भी बनाती हूँ पुदीने की चटनी के साथ। आपको पसंद है ना पापा? मुझे अच्छे से पता है, हम बाप बेटी मिलकर पियेंगे, इसलिए आप रुकिए, मैं बनाती हूँ। ठीक है, मैं भी नहीं बना रहा, पर तू भी मत बना, ये तेरी छोटी बहन है ना, वो बनाएगी, और पकोड़े भी बनाएगी पुदीने की चटनी के साथ, फिर हम दोनों बाप बेटी मिलकर खाएंगे। अब तो ठीक है ना, अब मैं भी आराम करूं और तू भी आराम कर, तुझे कोई दिक्कत नहीं है ना? अब तो खुश है ना? और मुझे अदरक वाली चाय पसंद है, तो तुझे भी तो तुलसी वाली चाय पसंद है, हम दोनों की पसंद वाली चाय बनाएगी तेरी ये छोटी बहन। इस तरह सीमा के पिता ये काम सीमा की छोटी बहन को दे देते हैं। ये सब सुनकर सीमा की छोटी बहन कहती है, पापा क्या है, जब से दीदी आई है आप सारा काम मुझसे ही करवाते हो, आप खुद कर लेते हो या मम्मी को बोल देते हो? अगर ये करना चाहती है तो करने दो ना उसे, ये भी तो उसका घर है, पहले भी तो करती थी, आज कर लिया तो क्या हो जाएगा? करने दो ना उसको सब, जब वो इतना बोल रही है तो। और दीदी जब सबके लिए चाय और पकोड़े बना रही है तो मेरे लिए भी चाय बना दे। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं तो सबके लिए बना रही हूँ, तेरे लिए, मम्मी के लिए, पापा के लिए, सबके लिए बनाती हूँ चाय पकोड़े पुदीने की चटनी के साथ, हम सब मिलकर खाएंगे। अरे तू कहाँ चली, तू रुक, हम सब है ना, कर लेंगे, तू बस आराम कर, अपने ससुराल में भी काम करती है, अब यहाँ तो आराम कर, आराम करने के लिए आई है ना, फिर ये क्या, जब देखो तब काम काम काम, काम करने के लिए हम सब है। और तू क्या अपनी बड़ी बहन पर हुक्म चला रही है, हैं? तू कर लेगी तो क्या हो जाएगा, वो अभी अपने ससुराल से आई है ना, आराम करने दे उसे, चल तू काम कर और सबके लिए चाय पकोड़े बना, चल जा यहाँ से।
अरे नहीं माँ, उसको रहने दो ना, मैं शादी से पहले भी तो करती थी, अब कर लूंगी तो क्या हो जाएगा। आप सब लोग बैठिए प्लीज, मुझे करने दीजिए। सीमा को अपने मम्मी पापा की बातों का इतना बुरा लग जाता है कि वो अपने मायके से ससुराल आ जाती है। वहां उसका पति जब उससे पूछता है, क्या हो गया, तुम इतनी परेशान क्यों हो? किसी ने कुछ कहा है क्या? किसी बात का तुम्हें बुरा लगा है? बताओ मुझे। मैं अपने घर गई थी, वहाँ मम्मी पापा सब मुझसे ऐसे बर्ताव कर रहे थे जैसे मैं उनके घर की ही नहीं हूँ, जैसे मैं उनकी बेटी ही नहीं हूँ। अब पराई हो गई हूँ मैं उनके लिए। कोई मुझे कुछ करने ही नहीं दे रहा था। चाय बनती तो मुझे मना कर देते, मैं कुछ बोलती तो मुझे मना कर देते। मुझे हमेशा बोलते कि मैं आराम करूँ। अरे मैं कितना आराम करूँगी, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगा और मैं यहाँ आ गई। पर देखो, मुझे कोई मनाने तक नहीं आया। पहले मैं रूठती थी ना तो मुझे मनाने के लिए आते थे, पर अब नहीं मना रहे तो गुस्सा तो आएगा ना मुझे। ऐसा कुछ भी नहीं है, माँ बाप है वो तो बोलेंगे ही ना। पर वो भी तुम्हारा घर है और ये भी तुम्हारा घर है, बल्कि अब तो तुम्हारे पास दो दो घर है। अगर वो कुछ बोल भी रहे हैं तो बोलने दो, पहले भी तो बोलते थे ना। तो क्या तुम घर छोड़कर चली जाती थी? नहीं ना, फिर आज क्यों? माँ बाप है, उन्हें तुम्हारी टेंशन हो रही होगी, फिक्र हो रही होगी, इसलिए तुमसे कुछ काम नहीं करवा रहे होंगे। और इस बात का तुम्हें बुरा लग गया? अरे तुम्हें कहना चाहिए था ना। हाँ मैंने कहा, मम्मी मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा, आप लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। पर उन्होंने कहा, अभी तेरा मायका है, तू आराम कर, बस आराम से रह यहाँ। बस यही हमेशा कहते रहते थे मुझे। अपने लिए एक कप चाय तक नहीं बनाने दी। और क्या कहूँ आपसे। सीमा का पति अर्जुन उसे समझा ही रहा था कि दरवाजे की घंटी बजती है। सीमा दरवाजा खोलती है। मम्मी पापा आप दोनों यहाँ? बेटा हम तुझे लेने आए हैं, तो आ गई ना तो हमारा घर सुना सुना हो गया, खाली खाली, अच्छा नहीं लग रहा। तू चल बेटा हमारे साथ। तुझे हमारी किसी बात के लिए बुरा लगा हो तो हमें माफ कर देना बेटा, पर हमारे साथ चल। देखा, मैंने तुमसे कहा था ना, तुम्हारे मम्मी पापा तुमसे आज भी पहले जितना ही प्यार करते हैं। वो तुम्हारा भी घर है और तुम हो कि गुस्सा होकर बैठी हुई हो। सीमा को ये सब देखकर बहुत अच्छा लगता है। वो बहुत खुश भी हो जाती है और वापस अपने मायके चली जाती है, अपने मायके का पहला दिन मनाने। ये कहानी शुरू होती है ममता के घर से। ममता के दो बेटे थे, दोनों की शादी कर ममता बिल्कुल निश्चिंत हो चुकी थी। ऊपर घर नीचे दुकान। ममता का परिवार एक मिडिल क्लास परिवार था, पर जो भी था उससे वो बहुत खुश थे। कितनी बार बताना पड़ेगा तुझे निशा, तेरे जेठ जी को खिचड़ी से एसिडिटी हो जाती है, फिर क्यों बना ली तुमने खिचड़ी? खिचड़ी तो बीमार भी खा सकते भाभी, खिचड़ी से एसिडिटी नहीं होती भैया को। खिचड़ी खाने के बाद भैया जाकर चाय पी लेते हैं, उसके बाद कोल्ड ड्रिंक और फिर सो जाते हैं। अब गरम ठंडा साथ में पीने से तबीयत तो बिगड़ेगी ना। और सभी के लिए खिचड़ी बनाकर दही अचार पापड़ के साथ निशा रेडी कर लेती है। बन गया खाना? दो, मैं जाकर बाहर सभी को सर्व कर देती हूँ, सब कब से खाने के इंतजार में बैठे हैं। मैं किचन में क्या करूँगी भाभी, चलिए मैं भी बाहर चलती हूँ। अब खिचड़ी बनाने में तूने जो कुकर लिया था उसे साफ कौन करेगा? जा जाकर धोकर साफ कर दे। इतने बर्तन बार बार मैं नहीं धो सकती, ऐसे भी इतनी ठंड है और चीरों को पढ़ाना भी पड़ता है मुझे। ज्योति बाहर जाकर सभी को निशा की बनाई खिचड़ी परोस देती है। आहा, क्या खिचड़ी बनाई है निशा ने, मजा आ गया भाई। ये लोग क्रेडिट भी नहीं ले पाई, खाते ही समझ गए पापा जी की खिचड़ी निशा ने बनाई है। सही कहा जी, बहू के हाथ की खिचड़ी जैसी स्वादिष्ट खिचड़ी कोई और बना ही नहीं सकता। मुझे कोई 3 टाइम भी निशा के हाथ की खिचड़ी दे देना तो मैं तो खा लूँ। ये रेस्टोरेंट पे पैसे बर्बाद होते हैं। सही में मम्मी, निशा के हाथ का खाना खाकर मजा आ जाता है। इसीलिए तो मैंने निशा को खिचड़ी बनाने को कहा था मम्मी जी। मैंने कहा खिचड़ी तो 2 मिनट में बनती है, तुम खाने की तैयारी कर लो, बाकी बर्तन वगैरह मैं देख लूंगी। ऐसे ही तो काम मैनेज होते हैं ना, किसी एक पर सारा काम नहीं आना चाहिए। मैं 2 काम ज्यादा कर लूँ चलेगा, पर इतनी ठंड में उस बच्चे से बर्तन धुलवाना मुझे नहीं जमता भाई। इसी तरह तुम दोनों साथ साथ रहो तो घर भी संभला रहे। बेटों की शादी के बाद घर संवारना और घर बिखेरना बहुओं के हाथ में ही होता है बेटा। मैं हूं ना पापा जी, आप फिक्र मत कीजिए। निशा और प्रिंस मेरे देवर देवरानी नहीं, मेरे बच्चे समान है। रात को डिनर के बाद सभी अपने कमरे में चले जाते हैं। और कितने दिन मैं ये सब बर्दाश्त करूंगी? मुझे अपने बेटे के भविष्य बारे में सोचना है, तुम तो सोचोगे नहीं। अरे भाई, मेरे दिमाग में सब सेट है, तुम बस सबके सामने अच्छी बनी रहो, बाकी सब मैं देख लूंगा।
क्या देख लोगे तुम? बाहर सभी के सामने निशा के हाथ के बने खाने की तारीफ करने की क्या जरूरत थी? कर रहे थे ना सब उसकी खिचड़ी की तारीफ। अब उसी से खाना बनवाना। मुझसे तो कहते हो खिचड़ी निगली नहीं जाती। अरे सभी के सामने दिखावा तो करना पड़ेगा ना कि मेरे लिए मेरा भाई और उसकी बीवी कितने ज़रूरी है, तभी तो सबका विश्वास जीत पाऊंगा। अगली सुबह बिजली का बिल लेकर विकास अपने घर लौटता है। मुझे तो लगा था ठंड में बिजली बिल कम आएगी, पर ये तो इस बार डबल आ गई। मैं कहता हूँ ज्योति तुम्हें कि हीटर ज़रा कम चलाया करो। 4000 बिजली का बिल आया है। 2000 मैं दे देता हूँ भैया। अरे तू क्यों आधा बिल देगा? तेज बनेगा ज्यादा ना तो मारूंगा एक थप्पड़, ठीक हो जाएगा। तुम दोनों कितनी ही बिजली लगा देते हो। अरे बड़ा भाई हूं मैं तुमको दूंगा या तुमसे लूंगा? अरे दे रहा है पैसे प्रिंस तो देना देना बेटा, कमाता भी तो है वो। क्या कमाता है मम्मी? वो तो मैं दुकान से जो उसके हाथ में रख देता हूँ वो लेकर चुपचाप बैठ जाता है। उसकी खुद की भी तो लाइफ है, ज़रूरत नहीं है बेफिजूल खर्च करने की। तुझे जमा कर, आगे काम आएंगे। विकास की बातें सभी के दिल को जीत लेती है। कमरे में जाकर निशा प्रिंस से कहती है, भाभी जरा गुस्से वाली है, पर भैया ना बहुत ही नरम दिल का है। भगवान ऐसा भाई सबको दे। इसीलिए तो मैं कहता हूँ निशा कि भाभी की एक दो बात ज़रा इग्नोर कर दिया करो। अब भैया हमें जो सपोर्ट कर रहे हैं फाइनेंशियली, कोई और थोड़ी ना करेगा। ये कहकर विकास घर के नीचे के राशन की दुकान में चला जाता है और कुछ देर बाद अपने भाई को छुट्टी देने प्रिंस भी दुकान पहुंचता है। ये बार बार दुकान क्यों आ जाता है? ऐसे तो किस्सा ख़त्म ही नहीं कर पाऊंगा मैं। जाइए भैया, आपको कोई काम है तो आप कर लीजिए, मैं बैठा हूँ दुकान पर। इधर आ, मेरे पास बैठ तू। एक छोटी सी राशन की दुकान है, यही बैठकर अपना जीवन से बर्बाद करेंगे क्या? मेरी तो मजबूरी है भाई यहाँ बैठना। मेरा तो बच्चा भी हो गया है, इस उम्र में कुछ नया करने की सोच भी नहीं सकता। पर तू तो सोच सकता है ना। क्रिकेट कितना पसंद था तुझे, जा अब चालू कर दे। टैलेंट को बेकार मत कर, सारे खर्चे मैं दुकान से देता रहूँगा। भैया आज के ज़माने में इतना तो बाप भी नहीं सोचता बच्चों के लिए जो आप मेरे लिए सोचते हो। ये कहकर प्रिंस अपने भाई की गले लग जाता है और रोने लगता है। अब रोज प्रिंस यहाँ वहाँ अपने हिसाब से नौकरी ढूंढता या अपने सपने के पीछे मेहनत करता। अब दुकान पर 24 घंटे सिर्फ विकास ही रहता। ज़रा पानी पिलाना तो ज्योति, बहुत मेहनत हो जाती है। बहुत आराम करने गई है बेटा, मैं ला देती हूँ पानी। कितना थक गया है तू। अरे प्रिंस को क्यों नहीं कहता दुकान में बैठने के लिए? ठीक है ना मम्मी, उसने कहा कि भैया कुछ वक्त दो, मुझे अपने सपने पूरे करना है। तो बड़ा भाई होने के नाते इतना करना तो बनता है ना मेरा। अब मुझे सोचने की ज़रूरत नहीं है बेटा। अब मुझे कुछ हो भी गया तो मेरे पीछे से तू सब संभाल लेगा। यही विश्वास तो लाना चाहता था मम्मी, आ गया विश्वास। एक रोज़ विकास अपनी माँ को फ़ोन करता है और घबराते हुए कहता है, ना रिएक्ट करना, ना किसी से कुछ कहना मम्मी। वो प्रिंस और उसके दोस्तों के बीच में झगड़ा हो गया, प्रिंस पर केस लग गया है, उसे छुड़वाने जाना होगा मुझे। तुम्हारी भी ज़रूरत पड़ेगी, आ रही हो ना कि फिर मैं ही लेकर आऊँ? और देखो घर पर कोई पूछे तो कुछ भी मत कहना, बेकार में तुम जानती हो ज्योति की आदत, फ़ौरन निशा को बता देगी और निशा की तबीयत बिगड़ जाएगी। हे भगवान, ये लड़का, मैं कह रही थी ना दुकान पर बिठा ले उसे, पर तू है कि कहाँ आना है बता। कोर्ट कैसे मम्मी? तो कोर्ट में तो आना ही होगा, पर पहले तुम बैंक जाओ ताकि मैं कुछ पैसे निकालूं। अब वकील भी तो पैसे मांगेंगे। बैंक में कोई कुछ भी पूछे तो कह देना कि हाँ मुझे ज़रूरत है, किसी को क्यों बताए कि क्यों पैसे निकाल रहे हैं हम। और बैंक जाकर विकास अपनी माँ के खाते से सारे पैसे खुद के खाते में ट्रांसफ़र करवा लेता है। कोर्ट जाकर घर और दुकान के पेपर पर अपनी माँ के दस्तखत लेकर पूरा घर दुकान अपने नाम करवा लेता है। हेलो ज्योति, मैंने घर और प्रॉपर्टी सारे पैसे सब कुछ अपने नाम करवा लिया है। अब जैसे ही मैं माँ को लेकर घर आऊँगा तुम किसी को अंदर मत आने देना। कर दो तमाशा शुरू। सच में? माँ जाने के लिए राजी भी हो गई थी? माय गॉड, आई लव यू विकास। और जैसे ही विकास अपनी माँ को लेकर अपने घर पहुंचता है, ज्योति अपने सास ससुर देवर देवरानी के सामान को बाहर फेंकना शुरू करती है। देख रहा है विकास कैसी हरकतें कर रही है ज्योति, समझा इसे ज़रा। ठीक ही तो कर रही है ज्योति, अब घर उसका है तो जो मर्जी करे। ममता के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। जिस बेटे पर उसने इतना विश्वास किया था, उस बेटे ने आज उसे धोखा दे दिया था।
प्रिंस, निशा, ममता और बिरजू सड़क पर आ जाते हैं। मैं अपने भाई को फ़ोन करती हूँ, एक बार भाड़े के घर पर तो जाना पड़ेगा। मम्मी जी, ऐसे सड़क पर तो नहीं रह सकते हम। सारी गलती मेरी है। भैया ने बोला कि दुकान में बैठना बंद कर दो और मैंने कर दिया, और पूरा दुकान उन्होंने अपने अंडर कर लिया। अरे सबसे बड़ी गलती तो मेरे हाथ हुई है बेटा। मैंने ही तो जायदाद के पेपर्स को बिना पढ़े उन पर साइन कर दिया। जो हुआ सो हुआ, आगे का सोचो बस। निशा का भाई अपनी बहन के परिवार वालों को अपने घर ले आता है। मैं हूं ना दीदी, फिर क्यों तुम किराए के मकान में रहोगी? आप भी मेरे माता पिता समान है चाचा चाची जी। अब जो हुआ सो हुआ, रहने खाने की फिक्र छोड़ दीजिए आप। जीजा जी और कोई काम शुरू कर लीजिए, क्योंकि काम से ही तो पैसे आएंगे और चीज़ें सुधरेंगी। बाकी मैं तो हूं ही। पर क्या करूं मैम, तुम पहले ही मुझ पर इतने एहसान कर चुके हो। मैं तुमसे और मदद नहीं लेना चाहता विनोद। जिस उम्र में माँ को आराम मिलना चाहिए था, उस उम्र में तुम्हें ये सब दिखा दिया मैंने मम्मी। लड़का तो अच्छा है तू, बस एक कमी है तुझ में कि तू बेकार में बहुत सोचता है। शादी के 1 महीने बाद ही तेरे पापा को बहुत बड़ा नुकसान हो गया था। लेनदार सब कुछ ले गए, कुछ नहीं बचा। कुछ भी नहीं था तेरे पापा के पास। फिर उन्होंने ठेला चलाना शुरू किया। उस ठेले को चला चला कर जो पैसे आते थे उससे तुम दोनों भाइयों को पढ़ाया। फिर धीरे धीरे पैसे जमा कर राशन की दुकान खोली। तेरे पापा ने तो कहा भी मुझसे कि छोड़ दीजिए, मुझे किसी अच्छे लड़के से शादी कर लीजिए। पर मैं उस वक्त नहीं हारी, तो अब क्या हारूंगी। वो ठेला आज भी हमारे घर के पीछे की ज़मीन पर रखा हुआ है। लगता है अब उस ठेले से ही श्री गणेश करना पड़ेगा। पर उस वक्त तो मैं पेठे बनाकर बेचता था, अब कौन खाएगा पेठे? अरे पर मैंने कब कहा कि पेठे बेचना है। ठेले में हम बेचेंगे खिचड़ी। खिचड़ी? ठेले पर खिचड़ी कौन बेचता है? मेरा मतलब है ठेले पर कोई नहीं बेचता, इसीलिए तो हम बेचेंगे। लोग बेचते हैं मैदे के मोमोज, मैदे की चाउमीन। हम बेचेंगे खिचड़ी के पकौड़े, खिचड़ी के पराठे, बटर खिचड़ी, चीज़ खिचड़ी। खिचड़ी के साथ जो वैरायटी ट्राई हो सके हम सब करेंगे। हाँ मम्मी जी, ये हो सकता है कि मेरी बनाई खिचड़ी ऐसे भी सभी को बहुत भाती है। कुछ ना करने से अच्छा है कुछ तो शुरू करें। पापा का ठेले चलाने का आइडिया भी अच्छा है, और खिचड़ी तो मैं बना ही लूँगी। बाकी सब मैं कर लूँगा। तो करते हैं श्री गणेश ठेले की खिचड़ी का, और ये ठेला लगेगा आप लोगों के घर के ठीक सामने, ताकि 24 घंटे आप लोग विकास भैया पर नजर रख सके। विनोद विकास की ही राशन दुकान से ठेला शुरू करने के लिए सारा राशन लेकर आता है, और ग्राहकों के सामने विकास को ना चाहते हुए भी विनोद को राशन बेचना ही पड़ता है। और अगली सुबह से शुरू हो जाता है निशा का ठेला। आइए आइए आइए, निशा के ठेले पर आपका स्वागत है। मैदा मोमो खाकर क्यों करे पेट को खराब। खाइए निशा की खिचड़ी जो है बड़ी लाजवाब। भाभी जी, आपने अपना ठेला खोल लिया? जब बेटा धोखा दे दे और कोई उपाय भी ना बचे तो क्या करे आदमी सुमन। एक बेटे ने घर से निकाल दिया तो दूसरे बेटे ने सहारा दिया है। अब इस पापी पेट के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। निशा के हाथों की खिचड़ी फेवरेट थी ना तेरी, अब जरा ठेले से खाकर श्री गणेश तू ही कर दे। इतने दिन मुफ्त में खाया है, इस बार पैसे देकर जरूर खाऊंगी मैं। और निशा बनाती है सुमन के लिए फ्राइड खिचड़ी विद चीज एंड बटर। वाह वाह, क्या खिचड़ी बनाई है निशा। एक काम करो, 2 प्लेट और पैक कर दो। और भाभी आप चलिए मेरे साथ, आसपास के सभी लोगों के घर जाकर बता देते हैं कि आपने नया काम शुरू किया है। अब थोड़ा प्रचार तो खुद भी करना पड़ेगा ना। मैंने भी पैम्पलेट छपने के लिए दिए थे, छप गए होंगे, जाकर बाहर बंटवा देता हूँ। विनोद और बिरजू विनोद के बाइक पर बैठ जाते हैं और यहाँ वहाँ निशा के ठेले के एडवर्टीजमेंट के लिए पर्चा बांटना शुरू कर देते हैं। अरे भाई प्रिंस, तेरा तो इतना बड़ा घर है, दुकान है, तू क्यों पर्चे बांट रहा है? वक्त कभी भी पलट जाता है भाई। अब बस अपने भाई की मदद कर और मेरे ठेले पर भाभी को लेकर पहुंच जा। यहाँ बिरजू और प्रिंस अपने काम में लगे हुए थे तो वहाँ निशा, अरे भाभी जी कहाँ जा रही है आप? प्रेम को मोमो खिलाने ना, क्यों बेकार में मैदे के मोमो खिलाएंगी? बच्चों के लिए खिचड़ी के मोमो बनाए मैंने, ज़रा टेस्ट तो करिए। छी। अच्छा बाबा, पैसे मत दीजिएगा, अच्छे लगे तभी पैसे दीजिएगा। अब तो खाएगा ना प्रेम? ये आजकल के बच्चे भी ना।
निशा की खिचड़ी के बने मोमो खाकर तो प्रेम उंगलियां ही चाटता रह जाता है। निशा का ठेला ऐसा चल जाता है कि आसपास के ठेले पर लोग जाना ही छोड़ देते हैं। अब तो आराम से अपने खाने का रेट बढ़ा सकती है, क्योंकि आसपास कोई कंपटीशन ही नहीं बचा। आंटी जी, थोड़ा बहुत रेट तो बढ़ाऊंगी मैं, पर इतना भी नहीं कि लोगों का गला ही काट दूं। मुझे बिजनेस करना है, बेईमानी नहीं। निशा के ठेले खोलने के बाद सभी के सामने विकास की असलियत आ चुकी थी। अब आसपास के लोग विकास की राशन की दुकान को बॉयकॉट करना शुरू कर देते हैं। आजकल तुम भाभी से राशन नहीं ले रहे हो विक्रम? टाइम नहीं मिलता होगा ना? बोलो तो घर भिजवा दूं। जो आदमी अपने माँ बाप का नहीं हुआ, अपने सगे भाई का नहीं हुआ, वो आदमी मेरा क्या होगा भाभी? राशन भी पता नहीं कैसे बेचते होंगे आप लोग, मुझे तो अब भरोसा ही नहीं रहा। ये कहकर विक्रम वहां से चला जाता है। आज तीसरा दिन है, एक ग्राहक नहीं आया दुकान पर। उल्टा रेस्टोरेंट वाले भी माल लेने से मना कर रहे हैं। इन लोगों का कुछ तो करना पड़ेगा। अरे क्या ज़रूरत थी हमारे घर के ठीक सामने ठेला खोलने की? जानबूझकर ये क्या है, ताकि सभी के सामने हम लोग की बदनामी की जा सके। इस खिचड़ी को खिलाकर ये सभी का दिल जीत रही है ना निशा? उसी खिचड़ी के कारण ये अपने ससुराल वालों के साथ जेल भी जाएगी। इस लड़की का ठेला मैंने बंद नहीं करवाया तो मेरा नाम भी ज्योति नहीं। रात को जब निशा अपना ठेला बंद कर घर वापस लौटती है तो उसके पीछे पीछे ज्योति विनोद के घर पहुंच जाती है और दोनों हाथ जोड़कर सभी से माफी मांगते हैं। सब कुछ किया विकास जी ने और बुरी बन गई मैं। तू ही बता निशा, क्या कभी मैंने तुझसे चिकनी चुपड़ी बात की थी? मैं तो पहले से ही कड़वा बोलती थी। ये सब तो इनके दिमाग में था, सीधा बनकर ठगी करना। आप सबकी सारी प्रॉपर्टी हड़प ली उन्होंने। अरे मैंने तो उन्हें बहुत समझाया, पर इन्होंने कहा अगर तुम मेरे अगेंस्ट गई तो तुम्हारे बेटे के साथ तुम्हें सड़क पर फेंक दूंगा। मैं अपने बच्चे के साथ कहाँ जाती मम्मी जी, इसलिए मुझे इनके साथ रहना पड़ रहा है। मैं आप लोगों से कुछ नहीं चाहती, बस माफ़ी मांगना मुझे सही लगा तो मांगने आ गई। और प्लीज़ इस बारे में आप विकास जी को मत बताइएगा, वरना वो मुझे बहुत मारेंगे। हे भगवान, पता नहीं भैया की बुद्धि में कैसे पत्थर पड़ गए। भाभी आप फिक्र मत कीजिए। और अपने ससुराल वालों को फिर से ज्योति बाटली में उतार लेती है। और इसी बीच रसोई में रखे दूसरे दिन की खिचड़ी बनाने के सामान में वो मिलावट करके वापस आ जाती है। इन सबसे अनजान निशा अगली सुबह उठते ही खिचड़ी की तैयारी शुरू कर देती है और लगा लेती है अपना ठेला। आइए उठाइए सुहानी सुबह की ठाठ और खाओ खिचड़ी, पराठे और चाट। टमाटर का चाट सुना था भाभी, खिचड़ी का चाट पहली बार सुन रहा हूँ। चलिए लगा दीजिए एक प्लेट। कोई पराठा तो कोई चाट मांग कर खाने लगता है। अरे ये मेरे मुंह में क्या हो रहा है? इतनी खुजली कैसे आ रही है मुझे? खिचड़ी खाती, इस खिचड़ी की चाट में कुछ है तो नहीं? मेरे मुंह में भी बहुत खुजली आ रही है। प्रिंस, कहीं इसमें खुजली पाउडर तो नहीं डाल दिया किसी ने? यहाँ जैसे ही ग्राहकों की तबीयत बिगड़ने लगती है, वहाँ फौरन विकास और ज्योति ठेले के पास इस मौके का फायदा उठाने पहुंच जाते हैं। कर दिया ना अपना ड्रामा शुरू तुमने? निशा, लोगों की जान के साथ क्यों खेल रही हो तुम? चावल में खुजली पाउडर डालकर बना दी क्या खिचड़ी? इन लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? विकास जी, आप डॉक्टर को फोन लगाइए, मैं पुलिस वाले को फोन लगाती हूँ। ज्योति फौरन पुलिस स्टेशन में फोन करती है और पुलिस वालों को निशा के साथ उसके भाई, पति और सास ससुर को जेल ले जाने के लिए कहती है। आराम से मैडम, आप कौन होती है मुझे बताने वाली कि मुझे किसे जेल लेकर जाना है किसे नहीं? खाने में खुजली पाउडर अगर निशा जी ने डाला होता तो उनके हाथों की पपड़ी उतर जाती, पर ऐसा नहीं हुआ क्योंकि वो ग्लव्स पहनकर सारे काम करती है। आपने तो यहाँ की खिचड़ी खाई भी नहीं, फिर आपके दोनों हाथों की पपड़ी क्यों उतर रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने अपनी देवरानी का बिजनेस बंद करने के लिए ये खुद किया है? मतलब तू रात को हमारे यहाँ माफ़ी मांगने नहीं, ये सब करने आई थी? हाँ बेटा, ये सब इसी लड़की ने किया है। उसके पति के साथ मिलकर हमें सड़क पर ला दिया इसने, और अब हमारा ठेला भी बंद करने पर तुल गया है दोनों। पुलिस इंस्पेक्टर इस केस की जांच करते हैं और आसपास वालों का बयान भी लेते हैं, जिससे साफ साफ साबित हो जाता है कि ये सब ज्योति और विकास का किया धरा है। और पुलिस ज्योति और विकास को जेल ले जाती है। ज्योति का बेटा अपने दादा दादी और चाचा चाची के साथ रह जाता है। भोपाल शहर में गंगा देवी अपने पति परमानंद के साथ रहती थी। उसके परिवार में उन दो लोगों के अलावा 5 लोग और थे।
उसका बड़ा बेटा राजीव, छोटा बेटा संजय, एक बेटी मेनका, बड़ी बहू शांति और छोटी बहू गौरी। ये 7 लोग अपना सुखी जीवन बिता रहे थे, लेकिन इनको बस एक ही चीज़ की दिक्कत थी, और वो दिक्कत ये थी कि इनका घर बहुत अंदर गलियों में था, बिल्कुल डेड एंड पर, और इनके आसपास ऊंचे ऊंचे मकान थे। हे भगवान, मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या हुआ बहू, क्यों परेशान है? अरे क्या बताऊं आपको माँ जी। अरे जो हुआ है वही बताएगी ना, और क्या फलों के रेट बताएगी मुझे? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, मेरी पर्सनल बात है, मैं मैनेज कर लूँगी, आप फिक्र ना करो। हाँ, बढ़िया आई पर्सनल वाली। ठीक है, जो करना है करती रहे। गंगा देवी अपने कमरे में चली गई। तभी वहाँ गौरी की जेठानी शांति आई। क्या हुआ गौरी, क्यों परेशान हो? माँ जी को नहीं बता सकती, पर मुझे तो बता दो। एक्चुअली वो क्या है ना शांति दीदी, मैंने एक चीज़ ऑर्डर करी थी, तो उसकी आज डिलीवरी होने वाली है। ओके, तो दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है? अरे ये कहो कि दिक्कत ही दिक्कत है। डिलीवरी वाला मुझे 3 बार फ़ोन कर चुका है कि कहाँ आना है। मैं उसे कैसे बताऊं कि कहाँ आना है? मुझे तो आज तक खुद अपना ये पता याद नहीं हुआ। इतनी गलियाँ और इतने मोड़ हैं, और हमारा घर बिल्कुल आखिर में पड़ता है। बेचारा आते आते भूल जाएगा कि वो यहाँ आया क्यों था। हाँ, ये बात तुमने बिल्कुल सही कही, लेकिन ये उसकी जॉब है तो आना तो उसे पड़ेगा। लाओ मैं बात करती हूँ। गौरी ने शांति को फ़ोन लगा कर दिया और उसने डिलीवरी वाले को पता समझा दिया। आखिरकार गौरी का सामान डिलीवर हो ही गया और उसने चैन की सांस ली। घर ऐसी जगह होने की ये तो एक दिक्कत थी ही, पर इसके अलावा उन्हें रोज़ कोई ना कोई दिक्कत होती रहती थी। जैसे एक दिन गौरी कपड़े धोने जा रही थी, तभी गंगा देवी वहीं आती है और कहती है, अरे बहू सुन तो। जी माँ जी कहिए। तू अपने कपड़े धोने जा रही है ना, तो मेरे भी कपड़े धो देना। कल सुबह मुझे कहीं जाना है और ये नीली साड़ी पहननी होगी। ठीक है माँ जी, दे दीजिए। गौरी ने गंगा देवी और अपने कपड़े एक साथ वॉशिंग मशीन में डाल दिए। कपड़े धोकर उसने उन्हें ड्रायर में सुखाने की कोशिश की, लेकिन कपड़े अच्छे से सूखे नहीं। हे भगवान, ये ड्रायर भी ना आधा अधूरा काम करता है। अब इन्हें छत पर डालना पड़ेगा। गौरी कपड़े लेकर छत पर चली गई और वहाँ कपड़े डाल दिए। हालांकि वहाँ भी धूप तो नहीं आती थी, लेकिन उसने सोचा कम से कम हवा से तो सूख ही जाएंगे। फिर जब शाम हुई तो गंगा देवी ने गौरी से कहा, गौरी सुन रही है क्या बहू? जी माँ जी, आ रही हूँ। अरे बहू, मेरे कपड़े उतार कर ला दे, कल सुबह मुझे जल्दी जाना है। जी माँ जी। गौरी छत से कपड़े लेकर आई, पर वो अभी भी गीले थे। हे राम, ये तो अभी भी गीले हैं। ये क्या किया तुमने? इतने गीले कपड़े क्यों हैं? माँ जी, अब मैं क्या करूँ? छत पर भी धूप नहीं आती, ये कपड़े कैसे सूखेंगे? हाय राम, अब मैं कल क्या पहनूंगी? तभी शांति वहाँ आई और उसने मसले को संभाल लिया। माँ जी लाओ, मैं इन्हें प्रेस करके सुखा देती हूँ। शांति ने गंगा देवी साड़ी प्रेस करके सुखा दी, जिससे गंगा देवी को थोड़ी राहत मिली। इसी तरह एक दिन जब डिनर का समय हुआ, मेनका ने अपनी भाभी से पूछा, भाभी खाना तैयार हुआ है? खाने का समय हो गया क्या? भाभी, शाम को 9:30 बज रहे हैं और आपको पता है हम लोग के यहाँ 9 बजे खाना खाया जाता है। हे भगवान, समय का तो बिल्कुल पता ही नहीं चला। दोपहर के बाद कब शाम हो गई, कुछ समझ में ही नहीं आया। तुम्हें तो ऐसे ही कुछ समझ में नहीं आता। गलती गौरी की नहीं है देवर जी, वो सही कह रही है। यहाँ इतनी अंधेरी जगह है कि पता ही नहीं चलता कब सुबह हुई, कब दोपहर और कब शाम। ये क्या हो रहा है? खाना क्यों नहीं बना अब तक? हाँ भाई, पेट में चूहे कूद रहे हैं। अभी बना देते हैं, समय का ना बिल्कुल पता नहीं चला। आई एम सॉरी। तुम लोग खाना बनाने के लिए अलार्म क्यों नहीं लगा लेती? आखिरकार दोनों बहुओं ने जल्दी जल्दी खाना बनाया। खाना देर से तैयार हुआ, लेकिन तब तक सबके चेहरे गुस्से से लाल हो चुके थे। दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। जी। एक शाम संजय दफ्तर से लौटकर घर आया। थका हुआ चेहरा, ढीली पड़ी टाई और कंधे पर बैग। वो कमरे में दाखिल हुआ तो गौरी कपड़े तय कर रही थी। अरे भाई, मेरी बीवी तो बड़ी मेहनती है, पर मैं सोच रहा हूँ आज ये मेहनत छोड़कर मेरे पास आकर बैठो। क्या चाहिए आपको? तुम्हारा साथ। आओ ना, बैठो ना। चलो आज कुछ दिल की बातें करते हैं। गौरी ने कपड़े किनारे रख दिए और उसके पास बैठ गई, पर उसके चेहरे पर खुशी की जगह एक अजीब सी उदासी छाई हुई थी। क्या हुआ, इतनी उदास क्यों? ऑफिस से लौटते ही तुम्हें हंसता हुआ देखने की आदत है मुझे। क्या बताऊं संजय, ये घर, ये मोहल्ला, ऐसा लगता है जैसे किसी जेल में रह रही हूँ। न कोई आता है, न कोई आवाज़ सुनाई देती है। पूरा दिन बस अकेले पड़ी रहती हूँ। कोई खिड़की खोलो तो दीवारें दिखती है।
अगर हमारा घर किसी खुली सड़क पर होता तो कम से कम गाड़ियों का शोर तो सुनाई देता। हाँ, ये बात तो सही है, पर क्या करें, घर तो यही है, अब अपना मैं क्या करूं। आपसे कुछ नहीं होगा, खाना खाकर बस सो जाइए आप। संजय ने थोड़ी देर समझाने की कोशिश की, पर गौरी के गुस्से ने उसे भी चुप करा दिया। वो बेड पर लेट गया और धीरे धीरे सो गया। अगले दिन दोपहर में सभी लोग किसी न किसी काम से बाहर चले गए। घर में सिर्फ मेनका थी जो कि सो रही थी। जैसे ही उसकी आंख खुली उसने देखा कि घर में सन्नाटा पसरा हुआ है। उसने इधर उधर देखा पर कोई नजर नहीं आया। अरे ये सब कहाँ चले गए? कोई है? मम्मी, भैया, कोई सुन रहा है? हे भगवान, ये लोग मुझे अकेला छोड़ गए क्या? मेनका ने एक एक कमरे में झांक कर देखा। अचानक उसे अपने कमरे से अजीब सी आवाज़ें सुनाई दी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। डरते हुए उसने कमरे का दरवाज़ा खोला। कौन है? बाहर आओ। अचानक वो आवाज़ और तेज हो गई। मेनका डर के मारे बाहर की तरफ भागी, लेकिन तभी सभी घर वाले लौट आए। मेनका राजीव से सीधा टकरा गई। अरे क्या हुआ, इतनी घबराई हुई क्यों? कमरे में कोई है। क्या कमरे में? चलो देखते हैं। राजीव और संजय कमरे में गए। वहां से वही अजीब आवाज़ें आ रही थी। जब उन्होंने गौर से देखा तो पता चला कि वो एक चूहा था। अरे मेनका, ये तो चूहा है। इतने से छोटे से चूहे से डर गई तू? छोटा चूहा तो तुम्हें लग रहा है, मैं तो डर के मारे मर ही गई थी। तुम लोग मुझे अकेला छोड़कर चले गए। अरे ठीक है, बैठ जा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। शांति ने मेनका के लिए चाय बनाई और उसे समझाया। मेनका थोड़ी देर में शांत हो गई, पर गौरी के मन में एक नई बात आ गई। उसने सोचा कि अगर किसी दिन उसे इस तरह अकेले रहना पड़ा तो वो क्या करेगी। उसे ये घर और भी बुरा लगने लगा। अगले दिन उसने मौका देकर गंगा देवी से बात की। माँ जी, एक बात कहूँ? बोलो, क्या बात है? माँ जी, आपने देखा ना कल मेनका के साथ क्या हुआ? अगर हमारा घर किसी खुली जगह पर होता तो शायद ऐसा नहीं होता। यहाँ तो हर वक्त सन्नाटा छाया रहता है, न धूप आती है न ताज़ी हवा। बात तो तू सही कह रही है। उस दिन मेरे कपड़े भी नहीं सूखे थे। कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ, मैं यही तो कहना चाह रही थी। अगले दिन डिनर के समय गंगा देवी ने ये मुद्दा उठाया। जी, मुझे ना आपसे एक बात करनी है। क्या हुआ, बताओ क्या बात है? मुझे लगता है कि हमें ये घर बदल लेना चाहिए। कोई खुली जगह पर घर ले। यहाँ तो परेशानियाँ ही परेशानियाँ हैं। मम्मी, अचानक ऐसा क्यों? क्या दिक्कत है यहाँ? दिक्कत ही दिक्कत है। यहाँ ना धूप आती है ना हवा। कल मेनका कितनी डर गई थी, वो तो कुछ नहीं। लेकिन ये हमारा घर है, इसे छोड़ना आसान नहीं होगा। अरे तुम लोग समझते क्यों नहीं हो? अगर हमारा घर खुली जगह पर होता तो ऐसी दिक्कतें नहीं होती। और ऐसा तो लगना चाहिए कि हम इंसानों के बीच रह रहे हैं। सही बात है। एक लंबी चर्चा के बाद घर के सभी मर्द मान गए कि उन्हें नई जगह पर घर देखना चाहिए। लेकिन तभी संजय बोला। अरे शांति भाभी, आप भी तो कुछ बोलिए। आपने अपनी कोई राय नहीं बताई। मैं क्या बताऊं? मेरे हिसाब से तो ये घर ठीक ही है, क्योंकि आप कहीं भी चले जाओ कोई ना कोई दिक्कत तो हर घर में रहेगी। हमें एडजस्ट करना आना चाहिए। अरे बहू, तू तो रहने दे। हम अच्छे खासे सही घर में शिफ्ट होने जा रहे हैं और तू बीच में कूद पड़ी। हाँ दीदी, प्लीज़ आप चुप रहो ना। सीरियसली, क्योंकि मैंने जो एक्सपीरियंस किया है ना वो आपने नहीं किया। उस दिन मैं डर के मारे मरते मरते बची हूँ। अरे मैं आप लोगों को नया घर लेने से थोड़ी ना रोक रही हूँ। मैं तो बस अपनी राय बता रही हूँ क्योंकि देवर जी ने पूछा। उसके कुछ दिन बाद उन लोगों ने एक नया घर ले लिया जो कि बिल्कुल मेन रोड पर था। पर यह घर काफ़ी खुला खुला था। गृह प्रवेश के बाद सब काफ़ी खुश थे। रिश्तेदारों ने तारीफों के पुल बांध दिए थे। गंगा देवी, मेनका और गौरी ने एक दूसरे को ऐसे देखा मानो कोई युद्ध जीत लिया हो। पर असली कहानी तो अब शुरू होनी थी। अगली सुबह सूरज की किरणें सीधे खिड़की से अंदर आ रही थी। कमरों में तेज रोशनी भर चुकी थी। अरे ये क्या भला है, इतनी तेज धूप। ये घर तो धूप से भी तप रहा है। मम्मी, ये तो जेल जैसा लग रहा है। सुबह सुबह नींद खराब हो गई। ये घर लिया है या तंदूर? इतनी गर्मी में तो जल ही जाएंगे। शांति, जो पहले से उठ चुकी थी, चाय बनाते हुए बोल पड़ी। अब रोशनी आई तो गर्मी भी तो आएगी ना। नया घर है, थोड़ा तो एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। गौरी ने झुंझलाते हुए जवाब दिया। शांति भाभी, आप हमेशा ना नसीहत देने लगती हैं। थोड़ा प्रैक्टिकल भी हो जाइए ना। दिन जैसे जैसे बीतने लगा, धूप और गर्मी दोनों बढ़ती गई। इस घर में तो चैन ही नहीं है।
पुराना घर ठंडा था, यहाँ तो सब कुछ जल रहा है। सच में मम्मी, इतनी रोशनी है, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मोबाइल की ब्राइटनेस बढ़ा दी हो। फिर शाम का समय आया। गौरी अपने कमरे में बैठी किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। हेलो हेलो, क्या कहा आपने? हेलो, आवाज़ नहीं आ रही है। ट्रैफिक के शोर के कारण बात समझ में नहीं आ रही थी। गुस्से में उसने फ़ोन पटक दिया। एक गाड़ियाँ वाले बस पो 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 करते रहते हैं। क्या हुआ बेटा, इतनी चिड़चिड़ी क्यों हो रही है? माँ जी, यहाँ तो फ़ोन पर बात करना भी मुश्किल है, बाहर का शोर इतना है कि कुछ सुनाई नहीं देता। सही कह रही हो, ये ट्रैफिक का शोर भी ना बड़ा बेहुदा है। मेनका भी बगल वाले कमरे से आकर बोली। सच में, मैं तो शांति भाभी से कुछ बात कर रही थी, लेकिन ये हॉर्न और गाड़ियों का शोर सुनकर मेरा सर दर्द करने लगा। फिर रात का समय हुआ। सब अपने अपने बिस्तर पर लेट गए, लेकिन चैन की नींद किसे नसीब थी। गाड़ियों की आवाज़ें, हॉर्न की चीखें और ट्रकों का पॉम पॉम कमरे में गूंज रहा था। ये कौन सा घर लिया है, यहाँ तो रात भर ट्रकों की बारात निकलती रहती है। दिमाग खराब हो गया है। अरे मम्मी, आपको तो पहले से ही पता था ये रोड के पास है, अब करिए एडजस्ट। संजीव भैया, ये एडजस्टमेंट नहीं है, ये सज़ा है। मैं तो पागल हो जाऊंगी यहाँ। अब जो भी है यही है, सहना पड़ेगा। सह तो रही हूँ, और क्या कर रही हूँ? गौरी ने कानों में रुई ठूसते हुए कहा। ये कौन सा घर है जहाँ रात रात भर जागना पड़े? मुझे तो अपने पुराने घर की याद आ रही है। कम से कम वहाँ शांति तो थी। अब समझ में आया मैंने क्यों कहा था कि हर जगह समस्या होती है। नया घर लिया तो नई समस्याएं भी साथ आई। शांति, तुझे तो हमेशा सब कुछ ठीक ही लगता है। अब ये मत कहना कि ये शोर भी अच्छा है। शांति को हंसी आ गई और वो बोली, माँ जी मैंने ऐसा कब कहा? बस इतना कह रही हूँ कि पहले सोच समझ कर कदम उठाना चाहिए था। अब भुगतो। रात भर किसी को नींद नहीं आई। सब एक दूसरे को कोस रहे थे। उस रात किसी की नींद पूरी नहीं हुई। ट्रकों का शोर, गाड़ियों के हॉर्न और सड़कों पर चलने वाले लोगों की आवाज़ों ने सबकी रात खराब कर दी। सुबह हुई तो सबका मूड पहले से ही खराब था। सबके चेहरे थके हुए थे और किसी में बात करने की भी ताकत नहीं थी। पर जल्द ही ये थकान चिड़चिड़ाहट में बदल गई। अब तो हद हो गई, रात भर सो ही नहीं पाए और सुबह की ये कर्कश धूप। आखिर क्यों बदला घर? मुझे तो पहले ही पता था यहाँ रहना मुश्किल होगा। भुग तो अब। तुम्हें पहले से पता था तो यहाँ क्यों लेकर आ गई हमें? खुद इतना जिद करके यहाँ लाई हो और अब बातें बना रही हो। अरे क्या अरे? अरे आप लोग लड़ो मत। पर ये बात तो सच है कि ये घर हमारे लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। रात भर शोर सुनकर तो सिर दर्द होने लगा। संजय सबकी चिड़चिड़ी बातों को सुनते हुए बोला। गौरी, चाय कहाँ है? मेरा सर दर्द से फट रहा है और तुमने अभी तक चाय नहीं बनाई। तो मेरे भी तो सर में दर्द हो रहा है, आज आप खुद बना लो चाय। अरे बहस बंद करो, ऑफिस के लिए देर हो रही है। शांति, गौरी, नाश्ता करवाओ तुम दोनों, फिर हम जाए। गौरी और शांति पैर पटकते हुए किचन में चली गई और नाश्ता बनाकर लाई। संजय और राजीव ने नाश्ता करके अपने अपने बैग उठाए और अपनी पत्नियों से थोड़ी बहस के बाद गुस्से में ऑफिस चले गए। घर में गुस्से और निराशा का माहौल बन गया। दोपहर का समय हुआ तो राजीव के ताऊ आ गए। अरे वाह वाह, नया घर तो बहुत अच्छा है। अब हमारे लिए आना भी आसान हो गया, पुराना घर तो बहुत अंदर था। हाँ भाई साहब, अब सब यहीं मिल बैठ सकते हैं। ताऊ कुछ देर बाद चले गए, लेकिन उनके जाते ही राजीव की चाची आ गई। अरे यहाँ पहुँचना तो बहुत आसान है, सीधा रिक्शा मिल जाता है। भाभी तुमने बहुत अच्छा किया यहाँ घर लेकर। हाँ, पर थोड़ी गर्मी और शोर है। अरे ये सब तो चलता रहता है। चाची भी अपनी बातों का पिटारा खोलकर चली गई। शाम हुई तो राजीव की मौसी आ गई। बार बार चाय बनाने से गौरी और शांति परेशान हो गई। शांति दीदी, अब मैं और चाय नहीं बना सकती, घर तो मेहमानों का अड्डा बन गया है। गौरी, सब रिश्तेदार हैं, थोड़ा सहन कर लो ना। पर सच कहूँ परेशान तो मैं भी हो गई हूँ। जो मेनका हमेशा अपने कमरे में छुपी रहती थी, उसे भी अब मेहमानों के पास बैठना पड़ रहा था। अरे यार, ये मेहमान आना कम बंद हो गए। फिर मैं जाकर अपने कमरे में बैठकर मोबाइल चलाऊं। रात हुई और सब सोने चले गए कि राजीव के दादी और दादा आ गए। अरे माँ, पिताजी आप, ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे बाप रे, अब ये लोग भी आ गए। चैन की नींद तो बिल्कुल हराम हो गई है। सबने बाहर से तो मुस्कुराकर उनका स्वागत किया, लेकिन मन ही मन घर को कोसने लगे। अगले दिन जब सब अपने अपने काम में व्यस्त थे तो एक अनजान मुसाफिर आ गया। भाई साहब, मेरी बाइक खराब हो गई है, ज़रा आपका टूल बॉक्स मिल जाएगा क्या? अब ये क्या मुसीबत है?
ठीक है देता हूँ, पर जल्दी वापस करना। मुसाफिर के बाद और भी कई लोग मदद मांगने आने लगे। कभी किसी की गाड़ी खराब होती, कभी कोई पानी मांगने आ जाता। सड़क के पास होने के कारण मदद मांगने वालों की कतारें लगती गई। अब ये क्या नया तमाशा है, यहाँ तो सुकून का नाम ही नहीं है। ये सब ना तेरे चक्कर में हो रहा है। तू ही थी जो घर बदलने के पीछे पड़ी थी। अरे मम्मी, अब गौरी को क्यों कोस रही हो? घर तो हमने सबकी मर्जी से बदला है, अब हम सबको भुगतना पड़ेगा। सच में शांति सही कह रही थी, जो है उसी में खुश रहना चाहिए। परेशानियां तो हर जगह होती है। गंगा देवी, मेनका और गौरी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने शांति से माफ़ी मांगी। शांति, हमने तुझे उस दिन बहुत कुछ सुनाया था, माफ़ कर दे बेटा। अरे माँ जी, इसमें माफ़ी मांगने की क्या बात है? मैं तो बस ये कह रही थी कि हर जगह कुछ न कुछ समस्याएं होती ही हैं। भाभी, अब चलो वापस पुराने घर, वहीं सब ठीक था। गौरी, वहाँ भी तो समस्याएं थी। अब बार बार घर बदलने का कोई मतलब नहीं है। यहीं रहो और एडजस्ट करो। आसपास के लोगों को देखो, सब यहीं रह रहे हैं ना, और खुश भी हैं। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सच है। उस दिन सबने एक बड़ा सबक सीखा। अब उन्होंने फैसला किया कि जहाँ है वहीं खुश रहेंगे। धीरे धीरे सबने नए घर की समस्याओं से तालमेल बिठाना शुरू कर दिया और शिकायत करना छोड़ दिया।